अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हमारा सेक्शन नंबर 1.9 है। यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3। यहाँ पे हमारे पास पीरियड 3 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमने पहले वो देखने हैं कि पीरियड 3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि पीरियड 3 के एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनते हैं ऑक्साइड्स, और जब रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ तो फिर बनते हैं क्लोराइड्स। हमने अब ये देखना है कि पीरियड नंबर 3 के जो ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स हैं उनके अंदर बॉन्डिंग ट्रेंड्स क्या हैं। ठीक है, ट्रेंड्स ऑफ बॉन्डिंग का मतलब ये है कि जो बॉन्ड्स बनेंगे क्लोराइड्स के अंदर और ऑक्साइड्स के अंदर जो कि तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स के होंगे वो कब आयोनिक होंगे और कब वो कोवेलेंट होंगे, यानी कि उनके अंदर कब आयोनिक बॉन्ड्स होंगे, कब उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमने आगे ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन देखनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स इनटू बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और उसके बाद हमने जो क्लोराइड्स हैं इनकी भी क्लासिफिकेशन देखनी है। क्लोराइड्स हमारे पास जो इनकी क्लासिफिकेशन के अंदर हम दो ग्रुप्स देखेंगे, न्यूट्रल क्लोराइड्स और उसके बाद एसिडिक क्लोराइड्स। और ये सारा टॉपिक पढ़ने के बाद जब ये पूरा हम इसका ओवरव्यू एक ले लेंगे, इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, तो एंड के ऊपर हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्विक चेक 1.8, इसको भी हम सॉल्व करेंगे एंड के ऊपर। यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3। पीरियड 3 के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स होते हैं इनके अंदर बॉन्डिंग के क्या ट्रेंड्स हैं, तो उसके लिए हम पहले देखते हैं पीरियड 3 के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऊपर आ जाएँ तो हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास बना हुआ है दूसरा पीरियड। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बना हुआ है तीसरा पीरियड। ये तीसरा पीरियड अगर आप पीरियोडिक टेबल जो पहले इसी चैप्टर के स्टार्ट में बना हुआ अगर आप उसको भी देखें तो आपको पता चलेगा कि जो पहला आपके पास तीसरा जो पीरियड है उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। ये है, लेकिन क्लोरीन हम यहाँ पे अब डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि क्लोरीन के साथ तो ये मिल रहे हैं, ये यहाँ पे जो एलिमेंट्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6 सल्फर तक बनते हैं 6 एलिमेंट्स। तो 6 एलिमेंट्स जो हैं क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और उसके बाद इनके ऊपर जो एलिमेंट मौजूद है ऑक्सीजन, ये इसके साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये 6 एलिमेंट्स जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोराइड्स बनेंगे, जब ये 6 एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो फिर बनेंगे ऑक्साइड्स। या फिर हम ये कैसे देखें, असल में रूल तो ये है कि जब क्लोरीन दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करे कंपाउंड्स बनाती है तो वो कंपाउंड्स कहलाते हैं क्लोराइड्स, और उसके बाद जो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके बनाता है वो कंपाउंड्स कहलाते हैं ऑक्साइड्स। यहाँ पे हमने अब इन 6 एलिमेंट्स के ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इन 6 एलिमेंट्स की क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स को हमने करना है डिस्कस। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलने से पहले आप यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख लें, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये भी हमारे इस टॉपिक में इस्तेमाल होगी जो कि बॉन्डिंग ट्रेंड्स वाला टॉपिक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है सोडियम की, उसके बाद मैग्नीशियम की है उससे ज़्यादा, एल्यूमिनियम की उससे ज़्यादा है, सिलिकॉन की उससे ज़्यादा है, फास्फोरस की उससे ज़्यादा है, और जो सल्फ़र है इसकी इन 6 में से सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास है 3, और जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास 3.5। हम ये जानते हैं कि इन 6 एलिमेंट्स ने इन 2 एलिमेंट्स के साथ करना है रिएक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई एटम कितनी पावर से अपनी तरफ खींच सकता है या उसको खींचने की जो उसकी पावर होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इस साइड के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ कम खींच सकते हैं। तो जब ये वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को कम खींचने वाले क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कम खींचते हैं और क्लोरीन और ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख सकते हैं कि इनके मुकाबले में है बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि क्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी निस्बत है ज़्यादा, जो इधर लेफ्ट के ऊपर एलिमेंट्स हैं इनकी निस्बत क्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेंगे। तो इसके रिज़ल्ट में आपको जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो आयोनिक होंगे। ठीक है, आयोनिक तभी बनते हैं जब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है बहुत ज़्यादा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क बहुत ज़्यादा होगा तो ये जिनकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कम वालों से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, इनकी तरफ चले जाएंगे तो ये आपके पास कंपाउंड बन जाएंगे आयोनिक। लेकिन जैसे ही आप इधर मूव करते हैं इन 6 एलिमेंट्स में, इधर जैसे हम मूव कर रहे हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं ये आप देख सकते हैं कि ये बढ़ रही हैं। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं
और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो है इनके ये करीब पहुंच रही हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का जो फ़र्क है वो कम हो रहा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का फ़र्क कम हो रहा है तो इसका मतलब ये कि दोनों जब आपस में एलिमेंट्स मिलेंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो जब ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा तो फिर कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को पूरा अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। तो इसीलिए जब इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की खींचातानी होगी तो इलेक्ट्रॉन दरमियान में रह जाएंगे, तो आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टार्ट वाले एलिमेंट्स हैं ये जब क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो आयोनिक हमारे पास कंपाउंड्स बनेंगे, यानी कि ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स आयोनिक बनेंगे। लेकिन जो ये आगे वाले हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये जब मिलेंगे क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ तो फिर हमारे पास जो क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स बनेंगे वो कोवेलेंट होंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास ये पहला ट्रेंड था वो तो हमने पहले ही सारा देख लिया है, तो चलिए इसको हम रीड कर लेते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन हमारे पास 1.9 ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से स्टार्ट से लेके यहाँ तक जो ऑक्साइड्स हैं उनका ट्रेंड बताया हुआ है कि कहाँ तक आयोनिक कंपाउंड्स बनेंगे और कहाँ तक ये कोवेलेंट होंगे। और फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास क्लोराइड्स और फिर बाद में यहाँ तक जो है वो क्लोराइड्स के बारे में बताया गया कि उनके अंदर क्या ट्रेंड्स हैं बॉन्डिंग के। तो दोनों को हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 3। अब पहला, दूसरा और तीसरा जो आपके पास ग्रुप है इनके अंदर जो ऑक्साइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड है मोर आयोनिक कैरेक्टर। इनके अंदर आयोनिक कैरेक्टर होता है, यानी कि ये आयोनिक होते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। रीज़न हमने देख ली, क्योंकि स्टार्ट के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत कम होती है। जैसे जैसे आप पीरियड्स के अंदर राइट के ऊपर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए आपके पास जो कैरेक्टर है वो कोवेलेंट होता जाता है जैसे आप राइट के ऊपर मूव करते हैं। दीज ऑक्साइड एग्जिस्ट एज जॉइंट आयोनिक लैटिसेस। अब ये जो आपके पास ऑक्साइड्स होते हैं, पहले 3 ग्रुप्स के ऑक्साइड्स, ये जॉइंट आयोनिक लैटिसेस यानी कि जो आइंस हैं इनकी बहुत बड़ी बड़ी जो अरेंजमेंट्स हैं उनकी फॉर्म में ये होते हैं, विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आइंस। और इनके जो मुखालिफ चार्ज वाले आइन होते हैं इनके दरमियान बहुत ज़्यादा मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4, 5, 6 एंड 7। अब जो आपके पास 4, 5, 6 और 7 ग्रुप्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं आर मोर कोवेलेंट, ये ज़्यादा कोवेलेंट है। अब देखिए यहाँ पे वो जो ग्रुप कह रहे हैं ना आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे असल में ये जो आपको ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन बता रहे हैं ये वो क्लासिफिकेशन है जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, जहाँ पे हम कहते थे ए ग्रुप्स और बी ग्रुप्स। यहाँ पे आपके पास जो 3 लिखा हुआ है ये एक्चुअली 13 है। ठीक है, ग्रुप 13 है। और ये जो 4 लिखा हुआ है ये एक्चुअली ग्रुप 14 है। ठीक है, जो 13 है इसके अंदर आपको एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है ग्रुप 14, इसके अंदर आपको मिलता है सिलिकॉन। उसके बाद देखें ये पीरियड 3 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम पीरियड 3 वाले जो ऑक्साइड्स क्लोराइड्स हैं उनका ट्रेंड देख रहे हैं। उसके बाद जो आपके पास होता है ग्रुप 15, इसके अंदर आपको मिलता है फास्फोरस। ठीक है, जो ग्रुप 5 है ये असल में यहाँ पे ग्रुप 15 है, इसके अंदर आपको मिलता है पी फास्फोरस। और जो आपके पास ग्रुप 6 है ये असल में ग्रुप 16 है, इसके अंदर आपको सल्फ़र मिलता है। ठीक है जी, यहाँ पे आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16 और 17 ये इनकी बात हो रही है क्योंकि हम पीरियड 3 को डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद पीरियड 3 के अंदर जो हमारे पास ग्रुप्स बनते हैं वो यही बनते हैं, क्योंकि जो दरमियान वाले ग्रुप्स हैं 3 से लेके 12 तक उनके जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियड 3 के अंदर नहीं आते, क्योंकि ऊपर पीरियोडिक टेबल में जगह खाली होती है, आपने देखी होगी। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो पहले 3 ग्रुप्स हैं 1, 2 और 13 ग्रुप, इनके हमारे पास जो ऑक्साइड्स होते हैं ये आयोनिक होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 14, 15, 16, 17 यानी कि या फॉर एग्जांपल सल्फ़र डाइऑक्साइड, इस तरह के आपके पास ऑक्साइड्स हैं जो कि आगे आने वाले ग्रुप्स के एलिमेंट्स बनाते हैं आर मोर कोवेलेंट, ये कोवेलेंट होते हैं। क्यों कोवेलेंट होते हैं? रीज़न वही है जो हमने पहले देख लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीज ऑक्साइड्स एग्जिस्ट एज कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स विद वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कमज़ोर होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब ये है दो से ज़्यादा अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उनको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दिस ट्रांजिशन इज़ द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का मतलब है तब्दीली। कौन सी तब्दीली? कि स्टार्ट में तो आपको जो कंपाउंड्स मिल रहे थे वो थे आयोनिक कंपाउंड्स या फिर आयोनिक ऑक्साइड्स थे, लेकिन जैसे ही आप राइट के ऊपर शिफ्ट हुए पीरियोडिक टेबल के ऊपर तो आपके जो कंपाउंड्स हैं कोवेलेंट बनना शुरू हो गए। इस ट्रांजिशन की बात हो रही है, इस तब्दीली की बात हो रही है। ये क्यों हो रही है? वही रीज़न है जो हमने पहले देखी है। दिस ट्रांजिशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है।
एंड डिक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर, और आयोनिक कैरेक्टर जो है ये कम होते हैं। देखें, जब आप लेफ्ट से राइट के ऊपर एक पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो उसके बाद जो ऑक्साइड बन रहा है वो ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के करीब हो जाती है, तो फिर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में रह जाते हैं। जो शेयर्ड पेयर है उसके ऊपर तकरीबन दोनों की बराबर फोर्स लगती है, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड आपके पास बनते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, स्टार्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं हमारे पास आयोनिक ऑक्साइड्स, और जैसे आप पीरियड 3 के अंदर आगे मूव करते हैं तो आपके पास ऑक्साइड्स हैं वो बनते हैं कोवेलेंट ऑक्साइड्स, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जो है वो पहले एलिमेंट्स में ज़्यादा होता है, और जब एंड के ऊपर आप आते हैं तो उन एलिमेंट्स का ऑक्सीजन के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है वो कम हो जाता है, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। यहाँ पे हमने अब ये देखना है कि जिस तरह से हमने ऑक्साइड्स के अंदर ट्रेंड देखा कि लेफ्ट से राइट के ऊपर आपके पास जो ट्रेंड है ऑक्साइड्स बनाने का वो पहले आयोनिक होते हैं और उसके बाद कोवेलेंट के ऊपर शिफ्ट होता है। यही चीज़ हमने देखनी है क्लोराइड्स के लिए कि जो क्लोराइड्स हैं लेफ्ट वाले पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं पीरियड 3 के, वो जब क्लोराइड्स बनाते हैं लेफ्ट वाले तो वो आयोनिक क्लोराइड्स बनाते हैं। जैसे जैसे आप राइट के ऊपर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि बढ़ती जाती है तो फिर क्लोरीन के साथ उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क कम होता जाता है, तो उसके बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कोवेलेंट बनते हैं। यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, सिमिलर टू ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की तरह क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 3, जो आपके पास ग्रुप 1, 2 और 3 के क्लोराइड्स हैं, अब यहाँ पे अगेन 3 है, इसको 13 आपने करना है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक, ये जो स्टार्ट वाले आपके पास क्लोराइड्स होते हैं आयोनिक होते हैं। क्लोराइड्स ऑफ एलिमेंट्स फ्राम ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17, फॉर एग्जांपल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आर कोवेलेंट। तो उसके बाद आपके पास इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं ये जब आपके पास क्लोराइड्स बनाते हैं तो ये कोवेलेंट क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि आप राइट के ऊपर आगे पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो क्लोरीन के साथ इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क हो गया कम, तो इसीलिए कोई एक भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा, तो इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है। द कोवेलेंट कैरेक्टर इन क्लोराइड्स इंक्रीजेज। अब ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर ये बढ़ता क्यों है, कहाँ पे बढ़ता है, लेफ्ट से राइट के ऊपर ये बढ़ता है, ड्यू टू डिक्रीज इन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द हैलोजन एंड द अदर एटम। क्योंकि जो हैलोजन है आपके पास यानी कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन हैलोजन है क्योंकि ये हैलोजन्स वाले ग्रुप के अंदर है। अब ये इसलिए बढ़ता है जो कोवेलेंट कैरेक्टर है क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो डिक्रीज होता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके फ़र्क का मतलब ये है कि एक आपके पास जो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है, NaCl, ठीक है, जो NaCl है आपके पास Na की कुछ और होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, Cl की होगी ज़्यादा, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फ़र्क है वो इन कंपाउंड्स का जो फ़र्क इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जैसे जैसे आप राइट के ऊपर आते हैं तो वो कम होता जाता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ड्यू टू डिक्रीज इन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसीलिए फिर आपके पास जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कोवेलेंट होते हैं बिटवीन द हैलोजन एंड द अदर एटम। ये जो हैलोजन होते हैं आपके पास यानी क्लोरीन, और जो दूसरा एटम इसके साथ लगता है कंपाउंड के अंदर, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क होता जाता है कम जैसे जैसे आप राइट के ऊपर मूव करते हैं, इसीलिए आपके पास जो कंपाउंड्स है वो कोवेलेंट बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमने अब ट्रेंड देख लिया कि जो हमारे पास ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स हैं तीसरे पीरियड के, उनके बॉन्डिंग में क्या ट्रेंड है। हमने देखा कि स्टार्ट वाले हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियड 3 के अंदर वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं या क्लोरीन के साथ मिलते हैं तो वो आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं या आयोनिक क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे आगे शिफ्ट करते हैं ग्रुप 14, 15, 16, 17 में ये एलिमेंट्स जब क्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है वो कम हो जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हो पाते, तो आपके पास जो बॉन्ड्स बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने ट्रेंड तो देख लिया, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखनी है। पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑक्साइड्स की, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे क्लोराइड्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स अब देखते हैं ऑक्साइड्स हैं क्या। ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स जो ये बाइनरी कंपाउंड्स है फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स, जो कि ऑक्सीजन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। यहाँ पे वर्ड है आपके पास बाइनरी। बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हों, यानी कि जो ऑक्साइड्स हैं आपके पास ये बाइनरी कंपाउंड्स यानी कि इनके अंदर एक ऑक्सीजन होगी, इसके साथ एक और एलिमेंट होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो एक ही होना चाहिए, उसके साथ कोई और एलिमेंट तीसरा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक आपके पास अगर ऑक्साइड है तो उसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक ऑक्सीजन है और एक आपके पास है कोई दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखें एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एटम की मैं बात नहीं कर रहा। जो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स होंगे ऑक्साइड के अंदर, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं दोनों के, लेकिन आपके पास जो दूसरा एलिमेंट है इसके साथ तीसरा एलिमेंट नहीं आ सकता, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इस बाइनरी का ये मतलब है। बाइनरी कंपाउंड्स ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन होती है और एक और एलिमेंट होता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स इज
डन इनटू न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, बेसिक और एसिडिक। अब देखें जो आपके पास ऑक्साइड्स हैं इनकी जो क्लासिफिकेशन की जाती है, जो इनकी ग्रुप बंदी की जाती है वो की जाती है इस तरह से। न्यूट्रल होते हैं कुछ हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो खूबियाँ हैं उनकी बुनियाद के ऊपर। अब देखिए एसिडिक और बेसिक ये तो हम यहाँ से क्लियरली अब देख लेंगे, पता चल जाएगा। एम्फोटेरिक वो होते हैं, ये भी नीचे आएगा, एम्फोटेरिक वो हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, यानी कि एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ वो रिएक्ट करते हैं, वो एम्फोटेरिक होते हैं। उसके बाद जो न्यूट्रल होते हैं इनके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में, ये वो ऑक्साइड्स होते हैं जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ठीक है। अब जो एम्फोटेरिक है ये दोनों होते हैं, एसिडिक भी बेसिक भी, क्योंकि दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन जो न्यूट्रल होते हैं ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए ना ये एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। अब जो इनकी क्लासेज हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हैं बेसिक ऑक्साइड्स। पहली क्लास है हमारे पास है बेसिक ऑक्साइड्स। ऑक्साइड इज़ एन ऑक्साइड दैट व्हेन कंबाइंड विद वाटर। अब बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जिसको जब पानी के साथ मिलाया जाता है, गिव्स ऑफ एन अल्कली, तो उसके बाद ये अल्कली हमें देता है, ठीक है। अब ये बेसिक क्यों है? बेसिक इसलिए है क्योंकि जब आप इसको पानी में शामिल करते हैं, पानी के साथ जब ये रिएक्ट करता है, कंबाइन होता है पानी के साथ, तो फिर हमें ये अल्कली देता है। अल्कली का मतलब है वो बेस जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं और वहाँ पे हमें ये हाइड्रोक्सल आयन देता है, यानी कि OH नेगेटिव आयन देता है पानी के अंदर डिजॉल्व होकर, वो बेसिस अल्कलीज होते हैं। तो इस तरह की हमें अल्कलीज मिलती हैं इन ऑक्साइड्स को पानी के साथ कंबाइन करवा के। इसीलिए जो ऑक्साइड्स हैं ये क्योंकि हमें अल्कलीज देते हैं, इसलिए इन ऑक्साइड्स को हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब समझ आ गया आपको? तो अल्कलीज वो बेसिस होते हैं जो कि पानी में डिजॉल्व होते हैं, तो क्योंकि ये वाले ऑक्साइड्स हमें देते हैं अल्कलीज, इसीलिए ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव बेसिक ऑक्साइड्स। अब देखें जब मेटल्स मिलती हैं ऑक्सीजन के साथ तो उसके बाद जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं। अब वही बात आ गई, जो स्टार्ट वाले आपके पास एलिमेंट्स हैं पीरियड 3 के अंदर, वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो हमें बेसिक ऑक्साइड्स मिलेंगे। दीज ऑक्साइड्स आर यूजुअली आयोनिक इन नेचर। अब देखें ये जो आपके पास ऑक्साइड्स होते हैं ये कुदरती तौर पे आयोनिक होते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 एंड 2 फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। अब जो आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं। यानी कि आपका जो पीरियड 3 है जिसको आपने यहाँ पे अब डिस्कस करना है, उस पीरियड 3 के अंदर जो आपके पास पहला और दूसरा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट आपके पास है सोडियम और जो दूसरा एलिमेंट है आपके पास वो हमने यहाँ पे देखा था, वो हमारे पास है मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, पहला सोडियम है, दूसरा मैग्नीशियम है, तीसरा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ये जो पहले आपके पास दोनों एलिमेंट्स हैं सोडियम और मैग्नीशियम, और उसके बाद देखें मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम भी है, क्योंकि ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम के नीचे है, उसका भी यहाँ पे जिक्र आ जाएगा। तो ये जब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जब मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास ऑक्साइड्स तो बनते हैं, लेकिन जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो आयोनिक होते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फ़र्क है ऑक्सीजन के साथ वो ज़्यादा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए ये हमारे पास सोडियम का ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हमारे पास है बेरियम का ऑक्साइड। ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब देखें जो आपके पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये उसके बाद ऑक्साइड्स बनाते हैं। जब वो ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो आपको मिलते हैं फिर हाइड्रोक्साइड्स इस तरह के। देखें ये जो आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिला है ये एक्चुअली ग्रुप 2 का हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि कैल्शियम ग्रुप 2 के अंदर है। तो जो ग्रुप 2 के आपके पास इस तरह के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जब सॉल्युबिलिटी बढ़ती है सो अल्कलैनिटी आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसलिए ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जो अल्कलैनिटी है वो भी बढ़ती है। हमने पहले ये देखा है कि अल्कली वो बेस होते हैं जो कि पानी में डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर इनकी जो सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे बढ़ती है तो इसलिए इनकी जो अल्कलैनिटी है वो भी बढ़ती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास रिएक्शंस लिखे हुए हैं, एक आपके पास देखे है सोडियम ऑक्साइड और एक आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए आपके पास जो सोडियम ऑक्साइड है और जो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है ये दोनों पहले दो ग्रुप्स के ऑक्साइड्स हैं, और हमने ये देखा है कि हमारे पास जो पहले दो ग्रुप्स हैं वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। तो जब देखिए पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको आगे बेसिस मिलने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं जो रिएक्शन हमें यहाँ पे इन्होंने दिखाया इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सोडियम जो है सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ मिल रहा है तो आपको मिल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बैलेंस इसको कर लें, सोडियम के दो हैं, यहाँ भी दो हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, दो इधर ऑक्सीजन के, दो इधर ऑक्सीजन के, ठीक है। और हाइड्रोजन के यहाँ पे दो हैं और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के हो गए दो, तो ठीक है। अब देखिए सोडियम ऑक्साइड जब पानी के साथ इसने रिएक्ट किया तो आपको मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो इसीलिए क्योंकि इसने हमें पानी के साथ रिएक्ट करके बेस दिया तो इसलिए ये एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है इसने जब पानी के साथ रिएक्ट किया तो इसने आपको दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्योंकि इसने आपको बेस दे दिया
इसीलिए ये भी एक बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। हमने पहले देखा कि बेसिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स हैं जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके हमें बेसिस देते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होंगे ये जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसके बाद ये हमें एसिड्स देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। एसिडिक ऑक्साइड्स है हमारे पास। एन एसिडिक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड दैट व्हेन कंबाइंड विद वाटर गिव्स ऑफ एन एसिड। ये जब पानी के साथ कंबाइन होता है तो ये हमें एसिड देता है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। देखें जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको जो ऑक्साइड्स मिलते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटल्स कौन से, यानी कि जब आप राइट के ऊपर शिफ्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फ़र्क है वो कम हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसीलिए ये फिर आपके पास जो बॉन्ड्स इनके बनते हैं वो भी फिर कोवेलेंट होते हैं और ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। विच आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। उनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स के अंदर वो कोवेलेंट होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड। अब देखें जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है आपके पास ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों एसिडिक है? एज इट कैन रिएक्ट विद बेसिस, क्योंकि बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पे मौजूद है, इसका हम बेस का रिएक्शन देखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स इन पीरियड 3 आर। पीरियड 3 के अंदर हमारे पास जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं उनकी यहाँ पे ये मिसालें दी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे मेनली पीरियड 3 को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जहाँ पे मेन टॉपिक है वो पीरियड 3 के ही एलिमेंट्स हैं। तो पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स देते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक आपके पास है डाईफास्फोरस ट्राईऑक्साइड, डाईफास्फोरस पेंटॉक्साइड यानी कि 5 इसमें ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपके पास है सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, यहाँ पे आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपके पास जो ऑक्साइड्स हैं ये सारे एसिडिक हैं। अब देखिए इनको आपने याद रखना है। जो हमारे पास क्विक चेक के अंदर सवाल आएगा वहाँ पे एक सवाल के अंदर ये हमने बताने हैं कि ये हमारे पास एसिडिक हैं या बेसिक हैं, ठीक है, या इनका वहाँ पे कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रिएक्शंस हैं। ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ये भी एसिडिक है क्योंकि एसिड दे रहा है, ये भी एसिडिक है क्योंकि हमें दे रहा है एसिड। अब देखते हैं इक्वेशंस को। यहाँ पे आपके पास है P2O3, ये जब H2O के साथ मिलते हैं तो आपके पास ये बनता है। बैलेंस कर लें इनको। यहाँ पे देखिए आपके पास जो हाइड्रोजन है उसके 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन है उसके 3 एलिमेंट्स। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए आप ये करें कि यहाँ पे आप जो हाइड्रोजन है इसको मल्टीप्लाई करवा दें 2 के साथ, ठीक है, और इधर जो हाइड्रोजन है इसको मल्टीप्लाई करवा दें 3 के साथ। अब यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन हो गए 6। उसके बाद फास्फोरस देख लें, यहाँ पे आपके पास फास्फोरस 2 है, यहाँ पे आपके पास फास्फोरस 2 है क्योंकि 2 स्टार्ट में लग गया है। ऑक्सीजन देखें यहाँ पे कितने, यहाँ पे आपके पास 1 बल्कि 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 6 ऑक्सीजन इधर। तो 3 ये और 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 6, सब कुछ बैलेंस हो गया। इस तरह से आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये आपका ऑक्साइड फास्फोरस का ऑक्साइड जब पानी के साथ कंबाइन हुआ है तो इसने आपको दिया एक एसिड। अब देखिए एसिड कौन सा है, ये फास्फोरस एसिड है, इसको हम फास्फोरस एसिड कहते हैं। एसिड इसने दे दिया। उसी तरह से जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड मिला है पानी के साथ तो इसने आपको जो एसिड दिया है ये एसिड है सल्फरस एसिड, ठीक है, इसको हम सल्फरस एसिड कहते हैं क्योंकि इन दोनों ने पानी के साथ रिएक्ट करके हमें एसिड्स दे दिए हैं, इसीलिए ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ये बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एसिडिक हैं तो ये बेसिस के साथ भी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिस के साथ हम इनका रिएक्शन देख लेते हैं, बल्कि एक ही बेस के साथ हम इन सब का रिएक्शन देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। रिएक्शंस ऑफ दीज ऑक्साइड्स विद बेसिस आर गिवन बिलो। बेसिस के साथ इनकी जो रिएक्शंस हैं वो नीचे दिए हुए हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास बनेगा सोडियम सिलिकेट, इसको हम सोडियम सिलिकेट कहते हैं, और साथ पानी बनेगा। जब आपके पास P2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास बनेगा सोडियम फास्फाइड, इसको हम सोडियम फास्फाइड कहते हैं, और साथ पानी बनेगा। बैलेंस इक्वेशंस हैं ये, इनको आप चेक कर लीजिएगा खुद। उसके बाद जब आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सोडियम सल्फाइड, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा H2O। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो ऑक्साइड्स थे जिनको आप कह रहे थे कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, इन ऑक्साइड्स ने बेसिस के साथ रिएक्ट कर लिया। क्योंकि इन्होंने बेसिस के साथ रिएक्ट कर लिया है तो इसलिए ये फिर हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एसिड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, इसलिए बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 क्लासिफिकेशंस कंप्लीट हो गई, बल्कि 2 क्लासेस हमने देख लिया ऑक्साइड्स की। हमने देख लिया कि बेसिक ऑक्साइड्स क्या हैं। बेसिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स हैं जब पानी के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो फिर अल्कलीज देते हैं, और एसिडिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स हैं जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें ये एसिड्स देते हैं, ठीक है, और ये बेसिक के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि वो कौन से ऑक्साइड्स हैं जो कि दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड्स के साथ भी बेसिस के साथ भी। उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। यहाँ पे इनका हमारे पास नेम है
एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं दैट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, जो कि एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। दिस मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू बिहेव एज आइदर एन एसिड और ए बेस। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है कि या वो एसिड के तौर पे काम कर सकते हैं या फिर बेस के तौर पे वो काम कर सकते हैं, इसलिए इनको एम्फोटेरिक कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस, कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। यहाँ पे आगे एग्जांपल आ रही है एम्फोटेरिक की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जो आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर तो इनसॉल्युबल है, बट लेकिन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसके साथ रिएक्ट कर जाती है टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए, एंड वाटर, और उसके बाद ये वाटर, हाँ, और साथ वाटर भी ये बनाती है, ठीक है। और उसके बाद ये किसके रिएक्ट करती है, एंड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर ये एक बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ भी रिएक्ट कर जाती है टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर, ताकि सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बनाए। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यानी कि एल्यूमिनियम का हमारे पास जो ऑक्साइड है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। HCl के साथ रिएक्ट करके, जो कि एक एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करके ये हमें ये देता है, हमारे पास जो बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। और इसी तरह से जो बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ ये रिएक्ट करता है और हमें सोडियम एल्यूमिनेट और उसके साथ साथ वाटर दे देता है, क्योंकि ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए ये हमारे पास एम्फोटेरिक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑक्साइड्स हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रल होते हैं, यानी कि ना बेस होते हैं ना एसिड्स होते हैं, और उसके बाद ये होते हैं एम्फोटेरिक, ये एसिड्स और बेसिस दोनों होते हैं, यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि एसिडिक हो सकते हैं या फिर बेसिक हो सकते हैं, तो इसकी ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई हमारे पास ऑक्साइड्स की। उसके बाद हम देखते हैं क्लोराइड्स को, कि जो क्लोराइड्स हैं हमारे पास इनकी क्या क्लासिफिकेशन है। तो क्लोराइड्स जो है इनके हम बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 2 ग्रुप्स देखेंगे, न्यूट्रल क्लोराइड्स, यानी कि ना एसिड्स होंगे ना बेसिस होंगे ये, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एसिडिक क्लोराइड्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स नोन एज क्लोराइड्स। अब क्लोरीन जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लोराइड्स। These chlorides show characteristic behavior when we add them into water। अब जब पानी के अंदर इनको हम ऐड करते हैं तो ये मखसूस बिहेवियर दिखाते हैं, रिजल्टिंग इन सॉल्यूशंस दैट कैन बी एसिडिक और न्यूट्रल। तो उसके बाद सॉल्यूशंस ये बनाते हैं जो कि या तो एसिडिक हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप्स लिखी हुई हैं क्लोराइड्स के बारे में, ठीक है। ऑक्साइड्स के बारे में हमने 4 पढ़ी थी पीछे, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक या फिर एम्फोटेरिक, लेकिन जो क्लोराइड्स हैं इनके बारे में सिर्फ हम 2 देख रहे हैं, न्यूट्रल और एसिडिक। तो पहले न्यूट्रल देख लेते हैं। न्यूट्रल क्लोराइड्स आर साल्ट्स दैट व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब देखिए जो न्यूट्रल आपके पास क्लोराइड्स होते हैं साल्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे MCQs भी बन सकता है कि आपके पास न्यूट्रल क्लोराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली साल्ट्स होते हैं। व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो कि पानी में जब डिजॉल्व होते हैं, प्रोड्यूस अ न्यूट्रल सोल्यूशन, तो फिर उसके बाद ये न्यूट्रल सोल्यूशन हमें एक देते हैं विद ए pH क्लोज टू 7, जिसकी pH 7 के करीब होती है। जो देखें जो आपके पास pH स्केल है, फिर आप अगले अपने चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब हम एसिड्स और बेसिस को पढ़ेंगे। तो हमारी जो pH स्केल होती है स्टार्ट होती है 0 से, दरमियान में 7 होता है, और उसके बाद जो हमारी pH स्केल है 7 दरमियान में और एंड के ऊपर होता है हमारे पास 14, ठीक है। तो उसके बाद 7 जो है इसके ऊपर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो होता है न्यूट्रल, लेकिन 7 से नीचे अगर pH हो तो फिर ये एसिडिक होता है, और 7 के ऊपर जो pH हो तो उसके बाद ये हो जाता है बेसिक, ठीक है। 7 के जितना करीब होगा उतना ही हमारा जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब आप इनको पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं क्लोराइड्स को, तो उसके बाद ये न्यूट्रल सोल्यूशन हमें देते हैं जिसकी pH जो है वो 7 के क्लोज होती है। एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड 3 के स्टार्ट में जो क्लोराइड आपको मिलता है, क्लोराइड सोडियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि सोडियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, वो क्या करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। द सॉल्यूशंस फॉर्म्ड कंटेन द पॉजिटिव मेटल आयंस एंड नेगेटिव क्लोराइड आयंस। अब देखें जब सोल्यूशन बनता है इनका, ये जब पानी में आप इनको जब डिजॉल्व करते हैं तो पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, बल्कि इनके आयंस जो हैं वो पानी के अंदर अलहदा होते हैं, सराउंडेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इनके अलहदा होते हैं, सराउंडेड बाय, और उन आयंस को क्या चीज़ घेर लेती है, बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये उन आयंस को घेर लेते हैं। दीज आयंस आर नाउ नोन एज हाइड्रेटेड आयंस। इन आयंस को फिर हम हाइड्रेटेड आयंस कहते हैं, क्योंकि जो सोडियम अगर आप इसको देखें तो ये जब पानी के अंदर डिज़ोल्व होता है तो उसके बाद ये Na+ और Cl नेगेटिव हो जाता है, जो इसके आयंस है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, तो उसके बाद ये हाइड्रेट हो जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रेशन। और उसके बाद जो MgCl2 है, ये जब अलग-अलग होते हैं तो Mg2+ और 2Cl नेगेटिव, यानी कि मैग्नीशियम का एक आयन और क्लोराइड 2 आयंस आपके पास अलग होते हैं, तो उसके बाद इनको भी जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं घेर लेते हैं, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज हाइड्रेशन। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे NaCl जब रिएक्ट होते हैं तो Na और Cl के आयंस अलग होते हैं, जब MgCl2
पानी के अंदर हल होता है। देखिए यहाँ पे आपने रिएक्ट का वर्ड यूज़ नहीं करना, यहाँ पे आपने वर्ड यूज़ करना है डिज़ोल्व होता है जब पानी के अंदर। तो Mg और Cl आपके पास आइंस बनते हैं। pH इसकी 7 है और इसकी pH जो है वो हल्की सी एसिड है, क्या 6.5 है, लेकिन क्योंकि काम ये वही कर रहा है जो ऊपर वाला कर रहा था, जो काम NaCl करता है वही काम हमारे पास MgCl2 करता है, इसीलिए ये भी न्यूट्रल है। ठीक है। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 क्लोराइड्स आर आल्सो न्यूट्रल विद फ्यू एक्सेप्शंस। जो आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के क्लोराइड्स होते हैं ये भी न्यूट्रल होते हैं, और इनके अंदर सिर्फ चंद एक एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि ट्रेंड से हट के कुछ और काम हो जाना। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो न्यूट्रल क्लोराइड्स हैं ये ऐसे क्लोराइड्स हैं जिनकी pH जब पानी के अंदर इनको हम हल करते हैं तो pH इनकी 7 के करीब होती है, और उसके बाद ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि जब पानी में ऐड किया जाता है तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स उन आयंस को घेर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है। हाइड्रेशन की हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी देख ली, इसको भी आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और क्लोराइड्स की टाइप है, इसको हम कहते हैं एसिडिक क्लोराइड्स। अब देखिए ये वो क्लोराइड्स हैं जिनको आप जब पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको एसिडिक सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते थे जो न्यूट्रल थे, ये जो एसिडिक क्लोराइड्स हैं ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे। इफ़ यू मूव इन पीरियड 3, जब हम पीरियड 3 के अंदर मूव करते हैं, फ्रॉम एल्यूमिनियम टू सल्फर, एल्यूमिनियम से सल्फर तक, ऑल क्लोराइड्स रिएक्ट विद वाटर, तो तमाम क्लोराइड्स पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं टू मेक एसिडिक सोल्यूशन विद pH लेस देन 7। तो ये एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। हमने पहले देखा है कि जो एसिडिक सोल्यूशंस होते हैं उनकी pH 7 से लेस होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो प्रोसेस आपके पास ये हाइड्रोलाइसिस। अब देखें यहाँ पे आपने दो प्रोसेस देखे, एक आपके पास प्रोसेस है हाइड्रेशन, एक आपके पास प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस। अब ये दोनों प्रोसेसेस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रेशन क्या है। हाइड्रेशन का मतलब ये है कि जब आप किसी न्यूट्रल क्लोराइड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं, उन आयंस को वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। लेकिन इसके बरक्स जब आप किसी एसिडिक क्लोराइड को डालते हैं पानी के अंदर तो वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। जब वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है तो उसके बाद वो एसिडिक सोल्यूशन बनाता है जिसकी pH 7 से कम होती है। फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। ये दो प्रोसेस हैं, दोनों का जो डिफरेंस है ये आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। उसके बाद देखिए आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एडेड टू वाटर। जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में शामिल करते हैं, एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड आयंस इन सोल्यूशन, तो फिर उसके बाद जो सोल्यूशन है उसके अंदर एल्यूमिनियम और जो क्लोराइड आयंस हैं वो बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आयंस बन तो जाते हैं लेकिन फिर ये काम कुछ और करते हैं। पहले जो आयंस बने थे न्यूट्रल क्लोराइड्स के, उन आयंस को पानी के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया था, इसलिए उस प्रोसेस को हमने कहा था हाइड्रेशन। लेकिन यहाँ पे आयंस तो बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स इनको जब घेरेंगे तो फिर काम कुछ और होगा। ठीक है। एल्यूमिनियम आयन इज हाइड्रेटेड। जो एल्यूमिनियम का आयन है ये हाइड्रेट होता है। ठीक है। एंड काजेज ए वाटर मॉलिक्यूल टू लूज एन हाइड्रोजन प्लस आयन। अब देखिए यहाँ पे जब ये पानी के मॉलिक्यूल, जैसे कि आपको मैंने पहले कहा कि जब इसको घेरेंगे तो काम यहाँ पे हो जाएगा कुछ और। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो तो हाइड्रेशन का हो गया है। जो पहले प्रोसेस होता था, जो हमारे पास न्यूट्रल क्लोराइड्स थे उनके अंदर काम होता था सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन तक, यानी कि आयंस बनते थे और उनको सिंपली पानी के मॉलिक्यूल जाके घेर लेते थे, हाइड्रेशन होती थी, यहाँ पे काम हो जाता मुकम्मल। लेकिन यहाँ पे वो हाइड्रेशन भी होती है, यानी कि आयंस अलहदा होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स उनको जाके घेरते हैं एसिडिक क्लोराइड्स के अंदर। लेकिन जब पानी के मॉलिक्यूल्स घेरते हैं तो असल काम फिर यहाँ से शुरू होता है जिसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो उसके बाद होता क्या है, तो उसके बाद जो एल्यूमिनियम का आयन है ये हाइड्रेट होता है एंड काजेज ए वाटर मॉलिक्यूल टू लूज एन हाइड्रोजन आयन। तो जो आपके पास एल्यूमिनियम का आयन होता है, जब इसको पानी का मॉलिक्यूल घेरता है तो फिर पानी के मॉलिक्यूल को ये इस चीज़ के ऊपर मजबूर कर देता है कि जो पानी का मॉलिक्यूल है ये एक हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करे। ठीक है। दिस प्रोसेस इज हाइड्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। जब किसी भी एसिडिक साल्ट को आप पानी में शामिल करते हैं उसके आयंस अलहदा होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स उन आयंस को घेरते हैं, तो जो एल्यूमिनियम के आयंस हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स को मजबूर करते हैं कि वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करें। जब हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स तो फिर इस चीज़ को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है दिस टर्न्स द सॉल्यूशन एसिडिक। तो इसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होती है। द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। उसके बाद ये रिएक्शन होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ मिलता है HCl। क्योंकि HCl आपको मिल गया इसलिए जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक हो जाता है। अदर एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक क्लोराइड्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास एसिडिक क्लोराइड्स जो हैं उनकी मिसालें हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। ये एक ऐसा क्लोराइड है जो कि एसिडिक है, पानी के साथ जब मिलता है तो ये बनाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और साथ HCl यानी कि एसिडिक सोल्यूशन देता है। उसके बाद आपके पास है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये जब पानी के साथ मिलता है तो ये आपको देता है फास्फोरस एसिड और साथ आपको देता है HCl। तो ये भी एक आपके पास एसिडिक सोल्यूशन बनता है, तो इसीलिए ये क्लोराइड्स भी आपके पास एसिडिक क्लोराइड्स हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लोराइड्स हैं
इनकी भी हमने क्लासिफिकेशन देख ली कि जो हमारे पास न्यूट्रल क्लोराइड्स थे ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन जो हमारे पास एसिडिक क्लोराइड्स हैं ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और पानी से हाइड्रोजन कैंस निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोलाइसिस होती है और जो सोल्यूशन है वो हो जाता है एसिडिक, इसीलिए इनको हम कहते हैं एसिडिक क्लोराइड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी हमारा क्विक चेक 1.8, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl टू गिव जिंक क्लोराइड एंड विद NaOH टू गिव सोडियम जिंकेट। अब देखें जो आपके पास जिंक ऑक्साइड है जब HCl के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक क्लोराइड बनता है, लेकिन जब ये जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो फिर आपको मिलता है सोडियम जिंकेट। गिव इक्वेशंस एंड आल्सो प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ दिस ऑक्साइड। आपने अब इक्वेशंस इनकी बतानी है दोनों की, और जो ये ऑक्साइड है इसके आपने टाइप भी बतानी है। टाइप देखिए हम पहले ही बता देते हैं, इक्वेशंस भी हम लिख लेते हैं। अब देखें पहले अब ये देखें ये दोनों चीज़ें हैं क्या जिनके साथ ये रिएक्ट कर रही है, बल्कि पहले देखें ये खुद क्या, ये आपके पास है जिंक ऑक्साइड, ये एक ऑक्साइड है और ये रिएक्ट कर रही है एक एसिड के साथ और उसके साथ ये रिएक्ट कर रही है एक बेस के साथ। एसिड और बेस दोनों के साथ क्योंकि ये रिएक्ट कर रही है तो इसीलिए ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो टाइप पता चल गई। अब दोनों की हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर करके। अब देखें जो आपके पास रिएक्ट कर रहा है उसका नेम है जिंक ऑक्साइड, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस इज अवर जिंक ऑक्साइड प्लस पहले किसके साथ इसने रिएक्ट करना है, पहले इसने रिएक्ट करना है HCl के साथ, और बना ये क्या रहा है, बना रहा है ये जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये बना रहे जिंक क्लोराइड ZnCl2 और उसके बाद यहाँ पे वाटर भी बनेगा। ठीक है, ये साथ बनेगा यहाँ पे वाटर H2O। अब देखें इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अब जिंक को बैलेंस करें। जिंक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी जिंक 1 है, बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है 2 और यहाँ पे क्लोरीन है आपके पास 1, तो क्लोरीन को बैलेंस करना, यहाँ पे 2 है तो फिर आप इधर 2 लगा दें। जब यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, जिंक पहले से बैलेंस है, और जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, बात ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इक्वेशन होगी बैलेंस। तो ये आपने पहली इक्वेशन बता दी कि आपके पास जो जिंक ऑक्साइड है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ इस तरह से रिएक्ट करता है। उसके बाद आपने ये दिखाना है कि जो आपके पास जिंक ऑक्साइड है ये इस बेस यानी कि NaOH के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो इधर भी हम इक्वेशन लिखेंगे, जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा यहाँ पे सोडियम जिंकेट, तो इसको हम लिख सकते हैं Na2ZnO2। ठीक है जी, तो अब इसको हम बैलेंस करते हैं, साथ इधर भी वाटर बनेगा। ठीक है, H2O यहाँ पे बनेगा। अब बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सोडियम 2 हैं, Na2 है, लेकिन यहाँ पे सोडियम है 1, तो उसके लिए हम यहाँ पे Na के साथ 2 लगा देते हैं। ठीक है, जिंक को थोड़ा हम पहले करके लिख देते हैं, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 NaOH। अब देखें अब इनको आप बैलेंस करें, सोडियम 2 हैं, यहाँ पे भी सोडियम 2 हैं, ठीक है। उसके बाद जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है। उसके बाद हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे 2 हैं और 1 इधर है, 3 टोटल ऑक्सीजन इस साइड के ऊपर हैं और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 1 और 2 यहाँ पे लगा हुआ है, तो 2 हो गए टोटल और 1 यहाँ पे 3, यानी कि 3 ऑक्सीजन इधर हैं, 3 ऑक्सीजन इधर है। ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी। उसके बाद हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हैं और हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे और साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हाइड्रोजन हो गए 2। यहाँ पे देखिए हमने दोनों इक्वेशंस लिख ली, दोनों इक्वेशंस को हमने बैलेंस भी कर दिया और हमने ये बता दिया क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए जो जिंक ऑक्साइड है ये आपके पास एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्विक चेक का वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर है वाई एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ एन एसिडिक हेलाइड। ये एसिडिक हेलाइड क्यों है, यानी कि ये एसिडिक क्यों है, बट NaCl नॉट, लेकिन आपके पास जो NaCl है ये एसिडिक क्यों नहीं है। ठीक है, उसकी वजह हमने यहाँ पे ऊपर डिटेल में देख ली है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ये देखा था कि सोडियम क्लोराइड जो है जब आप इसको डिज़ोल्व करते हैं पानी के अंदर तो इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, बल्कि आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ। आप यहाँ पे ये कहेंगे जब हम NaCl को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं ये अलग होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स इनको घेर लेते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन, लेकिन ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इसीलिए ये एसिडिक नहीं है। लेकिन जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी के अंदर शामिल करते हैं तो उसके बाद एल्यूमिनियम
और क्लोराइड के जो आइंस हैं ये अलग होते हैं। जो एल्यूमिनियम का आइन होता है, इसको जब पानी के मॉलिक्यूल्स आके घेरते हैं इसको, तो उसके बाद ये पानी के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आइन रिलीज़ करवा देता है, इसीलिए सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है, इसीलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड एसिडिक है। इंग्लिश में आप इसको ऐसे कह सकते हैं, व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एडेड इनटू वाटर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस आर सेपरेटेड। द पॉजिटिव एल्यूमिनियम आइन या फिर एल्यूमिनियम प्लस 3 आइन इज सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट मेक्स वाटर मॉलिक्यूल्स टू लूज 1H प्लस आइन। That is why solution becomes acidic, and that is why aluminium chloride is acidic. But in the case of NaCl, when NaCl is dissolved in water, it does not react with water, but its positive and negative ions are separated and water molecules surround these ions. That's it. There is no further reaction in the case of NaCl, and no acidic solution is formed in the case of NaCl. That is why NaCl is not an acidic halide, or in other words, NaCl is not acidic, but AlCl3 इज़ एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकी रीज़न थी जो हमने इसी पेज के ऊपर पढ़ी है, यहाँ से हमने इनकी रीज़न देख लिख ली। ठीक है जी। उसके बाद देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास हमारा सी पार्ट है। अब देखिए मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, बल्कि अगर आप इसको मार्क करना चाहें तो आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। देखें स्टार्ट आपने करना है ऊपर से, या फिर जो पहले पूछा वो आप बल्कि पहले बता सकते हैं। यहाँ पे आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखें, व्हेन AlCl3 इज़ एडेड टू वाटर एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड आइंस आर इन सोल्यूशन। ये सोल्यूशन में आ जाते हैं आइंस। एल्यूमिनियम आइन इज़ हाइड्रेटेड, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेते हैं, एंड काजेज ए वाटर मॉलिक्यूल टू लूज एन हाइड्रोजन आइन। दिस प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस, दिस टर्न्स द सोल्यूशन एसिडिक। यहाँ तक, और उसके बाद आगे आप लिख देंगे दैट इज़ वाई AlCl3 इज़ एसिडिक। ठीक है, आगे ये लाइन लिखनी है, दैट इज़ वाई, यहाँ पे आगे यहाँ तक लिख के आगे लाइन लिखनी है, दैट इज़ वाई AlCl3 इज़ एसिडिक। और उसके बाद जब आप उसके बाद NaCl के बारे में बताएंगे तो उसके बारे में अब यहाँ से बताएंगे। ठीक है, यहाँ से आप बताएंगे, ये आप काट देंगे यहाँ से, यहाँ पे आप सिर्फ ये लिखेंगे NaCl। ठीक है, NaCl डू के बजाय आपने यहाँ पे लिखना है डज नॉट, क्योंकि यहाँ पे अब एक की बात हो रही है तो डज आएगा। NaCl डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। द सोल्यूशन फॉर्म्ड, यहाँ पे सोल्यूशंस की बजाय में लिखने सोल्यूशन, द सोल्यूशन फॉर्म्ड कंटेन्स दी। ठीक है, अब कंटेन्स आएगा क्योंकि सोल्यूशंस की बजाय सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन फॉर्म कंटेन्स द पॉजिटिव मेटल आइंस, बल्कि यहाँ पे लिखना है अपने पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव क्लोराइड आइंस सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। दीज आइंस आर नाउ नोन एज हाइड्रेटेड आइंस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। यहाँ से फिर आगे आपने लिखना, यहाँ से आगे आपने लिखना है देयर इज़ नो फर्दर रिएक्शन। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं एंड दीज आइंस डू नॉट काज वाटर मॉलिक्यूल्स टू लूज हाइड्रोजन आइंस, दैट इज़ वाई दिस सोल्यूशन इज़ नॉट एसिडिक, दैट इज़ वाई NaCl इज़ नॉट एसिडिक। ठीक है, इस तरह से आप लिख भी सकते हैं इनको प्रॉपरली। उसके बाद देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है सी पार्ट, प्रिडिक्ट वेदर द क्लोराइड्स PCl5 NCl3 वुड बी एसिडिक और बेसिक, गिव रीज़न। आपने अब ये बताना है कि ये आपके पास जो क्लोराइड्स हैं PCl3 NCl3 ये एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, इनकी आपने रीज़न देनी है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है NCl3, मुझे लगता है यहाँ पे होना चाहिए PCl3। अब ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियड 3 के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनके क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो तो पीरियड 3 में नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता है उन्होंने फास्फोरस के बारे में पूछना हो तो उन्होंने गलती से N लिख दिया है। यहाँ पे हमारे पास है PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और उसके बाद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इन दोनों के बारे में हमने बताना है कि क्या ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं, गिव रीज़न देनी है। इसके लिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो हमने पीछे पढ़ा है, उसके अंदर ये लिखे हुए हैं। बल्कि यहाँ पे होंगे ये क्लोराइड्स, यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ये जो फास्फोरस के क्लोराइड्स हैं जब पानी के साथ मिलते हैं तो आपको ये HCl देते हैं, इसका मतलब है ये एसिडिक सोल्यूशन आपको देते हैं। तो अब यहाँ पे यही इनके जो इक्वेशंस हैं, ये इनके आप इक्वेशंस लिख सकते हैं, और फिर आप ये बता सकते हैं कि ये आपको जो आंसर में देते हैं या आपको जो रिज़ल्ट में देते हैं, यानी कि जब रिएक्ट करते हैं पानी के साथ तो फिर आपको रिज़ल्ट में आप जो हासिल करते हैं वो आपके पास एसिड्स होते हैं, एसिडिक सोल्यूशन आपको मिलता है। यही इक्वेशन आप लिख सकते हैं। और इसी तरह की जो आपके पास इक्वेशन है ये आप PCl5 के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक तो पूछा है PCl3 के बारे में जिसकी इक्वेशन यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है, एक उन्होंने यहाँ पे पूछा है PCl5 के बारे में। अब ये जो हमने अब तक इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा है उसी तरह से अब यहाँ पे PCl5 को रख के साथ वाटर को रख के इसी तरह से बैलेंस करके इक्वेशन बना सकते हैं। और अब यहाँ पे आप कह सकते हैं क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्ट करके हमें एसिडिक सोल्यूशन देते हैं तो इसीलिए
जो PCl5 है और जो PCl3 है, इसीलिए ये दोनों क्लोराइड्स एसिडिक हैं, ठीक है, क्योंकि वाज़े तौर पे ऊपर ये लिखा हुआ है जो हमारे पास एसिडिक क्लोराइड्स हैं ये उनकी ही कैटेगरी के अंदर लिखे हुए हैं, इसलिए हमारे पास एसिडिक हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, वुड SO2 यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड P2O5 रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4 और विद NaOH। अब देखें, क्या आपके पास ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है या फिर P2O5 है, क्या ये HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि क्या ये एसिड्स, ये दोनों एसिड्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे या ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, हमें ये बताना है। देखिए एसिड्स के साथ जो चीज़ रिएक्ट करती है वो बेसिक होती है और जो बेस के साथ रिएक्ट करती है वो चीज़ एसिडिक होती है। अब ये दोनों जो यहाँ पे लिखे हुए हैं दोनों ऑक्साइड्स, ये दोनों ऑक्साइड्स जो हमारे पास ऑक्साइड वाला टॉपिक है उसके अंदर ये क्लियरली बताए हुए हैं कि ये क्या है, तो वहाँ पे हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, ये जी आपके पास दोनों, ये ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और ये जो आपके पास है P2O5, ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स क्यों हैं, क्योंकि आपके पास ये जो P2O5 है और जो SO2 है ये दोनों बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ये क्योंकि एसिडिक हैं इसलिए ये बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें उन्होंने हमें इक्वेशन बताई है SO2 की NaOH के साथ। देखें NaOH के साथ रिएक्शन भी यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे उन्होंने क्विक चेक के अंदर तो ये पूछा है ना कि क्या ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे या फिर ये बेस NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, तो बेस के साथ इसका रिएक्शन किताब में ही आ गया है। तो यहाँ पे आप ये वाला जो रिएक्शन है उसके आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये NaOH के साथ इस तरह से रिएक्ट करता है तो इसीलिए ये एक एसिडिक है, क्योंकि बेस के साथ रिएक्ट करें तो इसलिए एसिडिक है। और उसके बाद ये जो आपके पास P2O3 है इसका रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी तरह का रिएक्शन आप P2O5 के लिए भी लिख सकते हैं, तो वो आप खुद लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमसे उन्होंने ये पूछा था, इसको रिपीट कर लेते हैं कि वुड SO2 एंड P2O5 रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4 और विद NaOH। अब ये बताएं आप कि आपके पास जो SO2 और P2O5 है क्या ये इन एसिड्स यानी कि HCl और H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे या फिर NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हमने किताब में ही दिखा दिया कि ये दोनों NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों एसिडिक हैं और ये एक बेस है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक भी था, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे के इसको पढ़ेंगे तो ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने सबसे पहले पीरियड 3 के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स के अंदर हमने ट्रेंड्स देखे, बॉन्डिंग के। हमने ये देखा कि जब आप एक पीरियड के स्टार्ट में होते हैं तो आपको जो बॉन्ड्स मिलते हैं वो आयोनिक होते हैं, जब आप आगे ट्रैवल करते हैं तो आपको कोवलेंट बॉन्ड्स मिलते हैं। उसके बाद हमने ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स की क्लासिफिकेशन देखी। हमने देखा कि हमारे पास जो ऑक्साइड्स होते हैं न्यूट्रल हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं या फिर एम्फोटेरिक हो सकते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो क्लोराइड्स हैं ये या न्यूट्रल होते हैं या फिर एसिडिक होते हैं। और उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्विक चेक को भी सॉल्व किया जिसके अंदर हमारे पास 4 सवाल थे। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह हमारा ये जो नीचे टॉपिक पड़ा हुआ है इसको क्लियर करेंगे और इसको हम वहाँ पे कंप्लीटली कवर करेंगे।